बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। उसमें मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस जो है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। तो पहला तो ये बात कि एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से मुराद क्या होता है। तो आप देखें कि आपके पास CH3 ग्रुप होता है ना, इसको हम मिथाइल बोलते हैं। और CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन बोलते हैं और CH को हम मिथाइन बोलते हैं। तो मिथाइलिन ये ग्रुप है CH2 जो इन कंपाउंड्स के पास मौजूद है CH2। और एक्टिव का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक हो, यानी CH2 जो ग्रुप है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कोई ना कोई अटैच है। जैसे यहाँ पे ये एस्टर की फॉर्म में एक कार्बोनाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, सी दो जुड़े हुए हैं। अब दो जुड़ने की वजह से ये वाली जो CH2 है ये एक्टिव हो जाती है। एक्टिव किस सेंस में? अब उसमें भी आप ये देखें ना कि ये मैंने ओपन किया है इसको, उसी मेलो वो आपका मेलोनिक एस्टर का स्ट्रक्चर था जिसको मैंने ओपन किया है। कि ये कार्बोनाइल जो है पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव दो जुड़े हुए हैं। इन दो की इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट की वजह से ये कार्बन पार्शियल, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है तो पार्शियल माइनस होगी। अच्छा, ये खींचने वाले ये O माइनस खींचने वाला है तो ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव है, तो ये वाली कार्बन पार्शियल माइनस है। और ये माइनस है तो ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। यानी इन दो के विदड्राइंग इफेक्ट की वजह से इसकी जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव हो जाती है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी एसिडिक नेचर उसकी बन जाती है। वो H प्लस आयन की शक्ल में लूज हो सकती है। उसको हम इस अंदाज में शो करते हैं कि माइनस के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ माइनस, माइनस के साथ फिर पॉजिटिव। तो इस तरह जो हाइड्रोजन आपकी ये है वो जो एक्टिव हो गई है, जिसने यहाँ से H प्लस आयन की फॉर्म में वो निकल सकती है। अच्छा, एक तो हो गया कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली हाइड्रोजन जो है उसको इन इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स ने एक्टिव कर दिया कि वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर काफी ज्यादा आ गया है, H प्लस आयन बना सकती है। तो कोई भी बेस आएगी, जैसे ये सोडियम एथोक्साइड हम नॉर्मली यूज करते हैं, ऑर्गेनिक बेस है कि एथानोल को जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, एथानोल को सोडियम मेटल से, क्योंकि एथानोल वैसे तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह से रिएक्शन नहीं करेगा ना, वीक एसिड होता है। तो लेकिन जब सोडियम मेटल को आप ऐड करते हैं तो आप सोडियम मेटल आपकी आपको पता है काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है, एक्टिव मेटल है। तो वो फिर एथानोल के साथ एक्शन करके उसमें से हाइड्रोजन गैस को निकाल देती है और इस तरह सोडियम एथोक्साइड की बेस बना लेती है। अब ये जो सोडियम एथोक्साइड की बेस जो बनती है ETO माइनस के साथ, ये माइनस जो है बेस के तौर पर एक्ट करते हुए इस H प्लस को यहाँ से छीन सकती है। तो वो ETOH यानी एथानॉल बना लेगी और इस CH के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर आप एरोज की फॉर्म में दें तो एरोज इस तरह बन जाएंगे कि ETO माइनस जो है जब आएगी इस H प्लस को यहाँ से ले लेगी, ठीक होगा, तो ETOH बन जाएगा। जब वो लेगी तो ये वाला फिर आपका माइनस इसके ऊपर यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इस CH के ऊपर चले जाएंगे तो ये इस तरह एनायन बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज की क्या खूबी है यहाँ पे कि ये फिर आगे रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर लिया जाता है। जैसे ये माइनस इधर गया तो O के ऊपर माइनस, या यही माइनस नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक हो गया, तो इस नीचे वाले O के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो दो रेजोनेटिंग, तीन हो गए, एक ये माइनस कार्बन के ऊपर है, एक में ऊपर वाली ऑक्सीजन के ऊपर है, तीसरे में नीचे वाली ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं इसके। तो रेजोनेंस की वजह से ही वो माइनस चार्ज स्टेबलाइज भी कर लिया जाता है, तो एनायन जो बन रहा है वो भी स्टेबल है। तो इस वजह से ये बड़ी आसानी से H यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये जो इसने H निकलने की वजह से CH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारे सिंथेसिस के हवाले से हमारे पास बड़ा कारआमद है। इसको न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करवाते हुए हम किसी भी इलेक्ट्रो डेफिशिएंट जगह पे अटैक करवा के एक नया बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं। अब ये CH माइनस है, ये जब अटैक करेगा जाके किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के ऊपर, तो वो कार्बन अगर साइट है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट बनती है तो वहां पे और बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड या वगैरह वगैरह जनरेट हो सकते हैं, ठीक हो गए। तो इसमें अब जो आपके एक्टिव मिथाइल कंपाउंड्स हैं उसमें ये मेलोनिक एस्टर जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा ये आज का टॉपिक है,
इसकी खासियत यही है कि एक तो सी एच माइनस बन गया, और इस सी एच माइनस को हम यूज करेंगे तो पीछे जो इसके दो ग्रुप जुड़े पड़े हैं ना, अब इनको मैं अगर इकट्ठा शो करूं तो इस शक्ल में ये शो हो जाएगा कि सी एच टू के साथ दो इस तरह ग्रुप मौजूद है। तो ये जो एस्टर वाले ग्रुप्स हैं, इनको आसानी से एस्टर को हाइड्रोलाइज करके हम एसिड में बदल सकते हैं, और एसिड को हम हाई टेम्परेचर दे के हीट करके डीकम्पोज करके CO2 की फॉर्म में बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसको, इस मेलोनिक एस्टर को अगर मैं यूज करूं तो एक तो CH इस कार्बन को किसी भी दूसरी साइड पे जोड़ के जो भी उस साइड का हिस्सा होगा वो आके इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसमें से मैं सिर्फ एक COOH जो है वो ले सकता हूँ, बाकी इसको भी एक ग्रुप मेरा रिमूव हो जाएगा, एक एसिड की फॉर्म में ग्रुप मेरे पास रह जाएगा। एसिड को आगे फर्दर किसी और रिएक्शन में इस्तेमाल करना है तो वो किया जा सकता है। वैसे वहां तक बेसिक मेन जो है मैं यहाँ तक ये पहुंचा देते हैं। ठीक हो गया। अब इधर आ जाते हैं, ये तो जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स का और मेलोनिक एस्टर के स्ट्रक्चर के हवाले से कि वो कैसे चला रहा है। यहाँ इसने ये सारा मेंशन किया है कि सोडियम एथोक्साइड बेस यूज करते हैं जो इसको एनायन बना देती है, और वो एक रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है। इनोलेट आयन भी उसको बोला जाता है। इनोलेट आयन बोलते हैं, इन डबल बॉन्ड आ गया, और एट आप बोलते हैं ना एस्टर की वजह से, तो इसमें आपको पता भी, आपने देखा कि वो डबल बॉन्ड भी है। ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर ये डबल बॉन्ड भी आ चुका है, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज भी है, तो इस माइनस की वजह से ये ओलेट बन गया, और इस डबल बॉन्ड की वजह से ये ईन बन गया, तो उसी से इकट्ठा फिर नाम इसका इनोलेट आयन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। अब ये इसने इसकी रिएक्शन की समरी बयान की है, जो ओवरऑल समरी, बस यही मेन आपने अपने जेहन में रखना है। बाकी जब वो सिंथेसिस होगी या उसमें अगर तो इसी का सवाल होगा तो नीचे जो एप्लीकेशन है वही आप उसको मेंशन कर देंगे, और अगर कोई सिंथेसिस के हवाले से जनरल आपसे कोई कन्वर्जन पूछता है कि फलां कंपाउंड को फलां कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आपको अगर ये वाली चीज वहां यूज होगी तो ये क्या चीज ऐड कर सकती है, बस ये आपने जेहन में रखना है कि मेलोनिक एस्टर अगर मैं यूज करूं तो ये एक कार्बन ऐड करेगा, उसके साथ एक एसिड का ग्रुप ऐड करेगा। ये देखें ना कि ये था सोडियम एथोक्साइड से करवाया तो उसका ये एनायन बन गया। एनायन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे माइनस वाला, उसने R प्लस, अब अल्काइल एड में तो R आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और X पार्शियल माइनस है, तो पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर वो CH माइनस आके अटैक करेगा तो R को अपने साथ अटैच कर लेगा, और सोडियम जो है प्लस वो X माइनस से सोडियम हैलाइड बना देगा। अब ये आपके पास RCH यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड हमने जनरेट कर लिया है अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल करके। अब दो जो एस्टर के ग्रुप लगे हुए थे उसको रिमूव करना है, तो पहला काम हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का फायदा कि ये जो ET है ये H में बदल जाता है, यानी कि ये कार्बोक्साइल ग्रुप में, एसिड ग्रुप में चला जाता है। फिर जब आप हीट करते हैं तो उन दो में से एक कार्बोक्साइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, एक कार्बोक्साइल ग्रुप आपका वहीं पे कायम रहता है। तो ये RCH2COOH आपका फाइनल प्रोडक्ट है। CO2 निकल, ये CO2 का मतलब वो एक जो कार्बोक्सिल ग्रुप है डिकम्पोज होकर CO2 की फॉर्म में निकल जाता है। अच्छा अब आप देखें ना, अब स्टार्टिंग आपकी ये थी रिएक्शन, दूसरा रीजेंट आपका RX है, और प्रोडक्ट आपकी ये है। इन तीनों को एक लाइन में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि ये इस जिससे रिएक्शन करवाया उसका जो पॉजिटिव पार्ट था वो आके CH2 से जुड़ गया, और इसका ये जो आपका ये COOET ट्वाइस वाला है वो COOH में बदल गया। इस पूरे रिएक्शन में ये कन्वर्ज चेंज आई है कि आपका जिससे रिएक्शन करवाया है उसका पॉजिटिव पार्ट CH2 से जुड़ गया, और मेलोनिक एस्टर जो था उसका सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास बच गया। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है इस तक। अगर एसिड के आगे रिएक्शंस आपके जेहन में होने चाहिए, कन्वर्जन में आपसे वो पूछ सकता है कोई एस्टर बनाने के लिए या कोई और एसिड से आगे रिएक्शन होते हैं ना कि एसिड हेलाइड बनाने के लिए, जैसे PCl3 से करा लो तो एसिड हेलाइड बन जाएगा, PCl5 से करा लो तो हेलाइड बन जाएगा। ठीक हो, वगैरह वगैरह। तो वो एसिड के रिएक्शन है वो भी आपके जहन में होने चाहिए। ये कन्वर्जन के हवाले से ना, ये आपने जरूर एक वो स्केच बना लें एक पेज के ऊपर ना, एक पेज के ऊपर लिख लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस के साथ रिएक्शन करे तो क्या क्या बना सकता है। ठीक होगा। तो वो एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब वो जो कन्वर्जन में अगर कोई इस तरह सवाल देता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा उस चार्ट को देखते हुए कि मैंने कैसे ये जो कन्वर्जन उसने कही है इसको मैंने कैसे मुकम्मल करना है, किस रीजन से सिलेक्शन करवाना है और कैसे मेरा प्रोडक्ट मुझे मिलेगा।
ठीक हो गया। तो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। ये गिगना रीजन भी मैंने आपको मशवरा दिया था कि गिगना रीजन के अंदर भी वो जो चार्ट बना था उसको एक पेज के ऊपर चार्ट बना दे। ठीक हो गया। मैं कोशिश करूंगा, अगर अब उसमें पहले ये मैं मुकम्मल कर लूँ तो उसके बाद फिर टाइम मिला ना तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक समरी बना दूं रिएक्शंस की ना, उसका आपको फायदा बहुत होगा कन्वर्जन के हवाले से, सिंथेटिक रिएक्शंस के हवाले से। अच्छा, उसमें एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन इसने दी हैं, मतलब एक एप्लीकेशन दी है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, जो भी हमने बात की यही बात उसने यहाँ दोबारा लिखी है कि पहले आपका वो एस्टर से बेस से रिएक्शन करवाया, फिर अल्काइल हैलाइड से करवाया, तो ये प्रोडक्ट बना। ठीक हो गया। फिर अच्छा, इसने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दो, अब देखना इसके पास CH2 के पास तो दो है ना, दो हाइड्रोजन है, तो दोनों रिमूव हो सकती है बेस के साथ। तो पहले इसने एक रिमूव की है, एक अल्काइल हाइड सिलेक्शन करवाया, ये प्रोडक्ट बना दी। फिर दोबारा बेस सिलेक्शन करवाया तो दूसरी हाइड्रोजन वो भी रिमूव करके अल्काइल हाइड से करा के दो आर आर ग्रुप भी आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ एक, यहाँ तो एक हमने लगाया, तो आप एक और आर ग्रुप भी लगा सकते हैं। लगा के तो आप वो यानी डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड जो है ना वो फिर आगे वो एसिड लास्ट में आपका COOH वाला एक कार्बोक्साइल ग्रुप बच जाएगा। ठीक हो गया। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी बनाने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, तो उस मकसद के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ इसने वर्डिंग दी है रिएक्शन यहाँ पे ना, ये इसका कट गया है पिक्चर के अंदर ना, तो इसको मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। इसका रिएक्शन होगा कैसे ना, ये मेलोनिक एस्टर था आपके पास, सेकंड वाला। अच्छा, पहले स्टेप पे आपने इसको रिएक्शन करवाया बेस के साथ। मैं ऊपर से ये बेस को मालिक्यूल को पिक कर लाते हैं। ठीक है। बेस सिलेक्शन करवाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, तो आपके पास वो ये CH- निक्लियोफाइल बन जाता है, सोडियम का साल्ट उसका आ जाता है। ठीक है। मैं अब वो ड्रा नहीं करता क्योंकि वो पीछे हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए उसको ड्रा नहीं करते। ठीक होगा। फिर आप उसका रिएक्शन करवाते हैं इथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ। ये इसने वर्डिंग में लिखा हुआ है कि सोडियम साल्ट उसका ले लिया, उसको इथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाया। इथाइल क्लोरो एसीटेट का मतलब क्या है? एसिटिक एसिड तो आपके जेन में है ना, एसीटेट है ना। चलें ड्रा करते जाते हैं, ये आपका इसमें बन जाएगा, बेस से रिएक्शन कराया तो CH- आ गया। ठीक होगा। फिर हमने उसका रिएक्शन करवाया इथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ। अच्छा, अब एसीटेट आपको पता है एसिटिक एसिड होता है ना, CH2 एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये एसिटिक। इथाइल एसीटेट क्या होगा? अगर H की जगह में इथाइल ग्रुप, ET से मुराद इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, तो ये इथाइल एसीटेट है। अब इसी के साथ अगर एक क्लोरीन और अटैच कर दूं, ठीक है, Cl अटैच कर दूं, और तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसका नाम है इथाइल क्लोरो, और ये एसीटेट, इथाइल क्लोरो एसीटेट। ठीक हो गया। अब इसमें आप देखें पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट गिने, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। अगर इसको हम पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में शो करें, ठीक है, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल माइनस है, और इस माइनस ने फिर कहाँ जाके जुड़ना है? उसके पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच होना है, तो ये माइनस इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। और Cl यहाँ से निकलेगा, वो इसके साथ जुड़ा हुआ ये जो सोडियम था उसके साथ वो अटैच होकर NaCl बना देगा। तो अगला जो आपके पास शक्ल बनेगी इसकी, वो ये वाली शक्ल है, लेकिन इसके साथ एक ये CH2 और COOET एक फॉर्म और आके अटैच हो जाएगी। इन इसको मैं ऐसे शो कर लेता हूँ कि ये CH2, ठीक है, और उसके साथ COOET में उसको नीचे शो कर ले। ठीक है, ये ग्रुप आके अटैच हो गया। ये आपकी इस वक्त इथाइल क्लोरोएस्टेट से कराएंगे तो ये वाला रिएक्शन। अब हमने तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो उसी तरह इसमें से एक को आप रिमूव कर दें, पहले आप हाइड्रोलिसिस कर लें। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे,
अच्छा, हाइड्रोलिसिस आपको पता है एसिड कैटालाइज भी हो सकती है, बेस कैटालाइज भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। ठीक है, अब इसने यहाँ जो मेंशन किया है वो लिखा है बेस कैटालाइज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो जो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एसिड मिलना है, ये ऊपर इसने ये ना HCl के साथ यानी एसिड हाइड्रोलिसिस की है, तो आपको कार्बोक्सिल ग्रुप इसी तरह COOH की फॉर्म में मिलता है जब आप एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब आप बेस के साथ करेंगे तो फिर ये बेस की वजह से उसके साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज किए या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किए, तो वो सोडियम या पोटाशियम का यहाँ पे साल्ट बन जाता है। आपको फिर एसिडिफिकेशन, ये नीचे लिखा हूं, एसिडिफिकेशन करनी पड़ती है। अगर हाइड्रोलिसिस एसिड से कर लें तो COOH डायरेक्ट मिल जाएगा, बेस से करेंगे तो फिर ये COONA या के साल्ट की फॉर्म में मिलेगा। उसकी एसिडिफिकेशन HCl से रिएक्शन कराएंगे तो फिर वो एसिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर आप उसकी हीट करके डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ इस वक्त, एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में आपको पता है H3O H+ होता है ना, वाटर एसिड है और पानी जो है ना, तो इकट्ठा हम उसको ऐसे भी लिख लेते होते हैं H3O+ की फॉर्म में। ठीक हो, तो एसिड हाइड्रोलिसिस आपने की, तो उसकी वजह से ये सारे एस्टर हाइड्रोलाइज होके एसिड में बदल जाएंगे, COOH और COOH में। ठीक है, तो अगली जो शक्ल इसकी आपके सामने आएगी उसको मैं अब इधर शो कर लेता हूँ इस फॉर्म में। या वैसे ही रहने देते हैं, इजी हो जाएगा समझना आपकी। अच्छा, ये सारे एस्टर जो आपके थे वो एसिड में ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। अब आप इसकी कर लेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, तो इन दो में से एक कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, पीछे दो रह जाएंगे, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप हीट करेंगे तो डेल्टा की फॉर्म डेल्टा से शो कर लें। ठीक हो गया, तो हीट करेंगे तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप आपका यहाँ से रिमूव हो गया, तो आपके पास ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ जाता है। और ये इस वक्त ये जो शक्ल इस वक्त है, दो कार्बन और दो एसिड, इसको आप नाम देते हैं सक्सीनिक एसिड का। ठीक है, तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो सक्सीनिक एसिड की फॉर्म में आपके पास आया पड़। तो इस तरह यानी हम इससे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हासिल कर सकते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी था, और डाई किस तरह किया है कि आपने जिससे इसको रिएक्शन करवाया ना यहाँ पे, उसी के अंदर ही एक कार्बोक्सिल ग्रुप आप लेके आए हैं, क्योंकि इसने आपको एक ही देना है कार्बोक्सिल ग्रुप ना। इसने जब वो हाइड्रोलिसिस के बाद इसकी डीकम्पोजिशन होनी है, तो यहाँ पे आपको एक ही COOH मिलना है। तो अगर दो चाहिए तो दूसरा आपको, दूसरा जो रीजन या अल्काइल हैलाइड की फॉर्म में जो रीजन आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर आपको लाना पड़ेगा कार्बोक्सिल, तो फिर ही आपके पास दो बन जाते हैं। ठीक हो गए, तो ये सेकंड वाला कि ये बन गया। नेक्स्ट आपके पास है सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करना हो तो क्या करें। ठीक हो गए, तो इसमें असल में वो आपने अल्डिहाइड्स के रिएक्शंस आपके जेहन में हो ना, तो उसमें आपको याद होगा बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हम करवाते थे, अल्डोल कंडेंसेशन भी जिसे आप बोलते हैं, बेस कैटलाइज्ड। तो उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सी जो है ना अल्डोल बन, एक अल्डिहाइड भी उसमें होता है और OH भी होता है, और OH को अगर हम वाटर की फॉर्म में रिमूव कर दें तो इस तरह डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का ही ये रिएक्शन है जो आपके सामने है, कि जो न्यूक्लियोफाइल बना था उस न्यूक्लियोफाइल को अल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया, तो अल्डिहाइड की कार्बोनाइल को कार्बन के तौर पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया। मतलब इसी को अगर मैं यहाँ पे शो करते हैं, हम इसको रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप शो कर लेते हैं। अच्छा, अल्डिहाइड में आपको पता है कार्बन होगी। ठीक है, अब एसिटल्डिहाइड का जैसे उसने रिएक्शन किया तो वही मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो डबल बॉन्ड। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ और ये अच्छा, अब इसमें देखें ना कि ये जो आपके पास है कार्बन है, या पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सीन वही बना पड़ा है। तो आपने उसी पैटर्न के ऊपर जैसे पहले हमने रखा जेन में कि भाई ये जो आपका माइनस है न्यूक्लियोफाइल है पार्शियल पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड बार टूट जाएगा,
और वो O माइनस बन जाएगा। मतलब जब इसका अटैक इस माइनस ने आके कार्बन पे अटैक करना है, ठीक है, कार्बन पे अटैक, तो ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड ये टूट के O के ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक है, O के ऊपर माइनस, O माइनस बन जाएगा। इसकी यानी नेक्स्ट फॉर्म आपके पास बनेगी कुछ इस तरह। ये CH2, ये CH समझे, जिसके साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, वो मैं यहाँ अटैच कर लेता हूँ। ठीक है, ये CH3 उसके साथ अटैच है। ये CH3, ये वो CH हो गया, उसके साथ आएगी ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, इस फॉर्म। ओके, ओके, ये फॉर्म बनी। इसने न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट किया, अल्डोल कंडेंसेशन वाला मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, फिर आपको पता है पानी, वाटर ऐड होता है, वाटर में से H प्लस और OH माइनस आयन आते हैं। ठीक है, और उसी फॉर्म में अगर मैं शो करें आप, तो ये H और ये OH, और यहाँ पे अगर आप इसके चार्जेस ले आए तो आपको पता है ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, और ये आपके पास ये पार्शल नेगेटिव हो गया। तो जब ये आप इसके साथ अटैचमेंट करवाएंगे तो H यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, हो गया इसमें से, क्योंकि ये आपका बेस कैटालाइज रिएक्शन होता है ना, तो बेस सोडियम मेथॉक्साइड हमने दी, तो उसी को, यानी वो सोडियम मेथॉक्साइड जो बेस के तौर पर OH माइनस, इसको रिवर्स हो जाए। तो पानी से ये H प्लस लेके, या अब यहाँ पे वाटर तो मैंने नहीं लिया, मीडियम तो मेरा यहाँ सोडियम मेथॉक्साइड एथेनॉल में रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है ये फिर आपका O माइनस ये वो पानी से नहीं, एथेनॉल से ये अपना जो है ना वो H ले लेगा। ठीक है, इसकी फॉर्म ये नहीं बनेगी, आप ऐसे समझे, एथेनॉल जो होगा ना उसमें से H प्लस ये लेगा, पानी तो वहां मैंने नहीं ऐड किया हुआ ना रिएक्शन में। तो H प्लस ये ले लेगा, तो ETO माइनस जो बेस थी वो वापस हो जाएगी। H यहाँ पे आएगा तो ये आपका एक वो OH अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो गया इस फॉर्म में, ये शक्ल आ गई। अच्छा, इसके बाद आपने सुना हुआ डिहाइड्रेशन, एसिड के साथ उसके हो जाती है। डिहाइड्रेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास ये OH अल्फा, ये OH और ये वाला H, क्योंकि इसका H प्लस फॉर्म में निकलने के चांस ज्यादा है ना विद टाइम इफेक्ट की वजह से, तो H और OH मिलके पानी बना देंगे, वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए ऐसे निकाल लेता हूँ। ये H प्लस है, ठीक है, ये दोनों मिलके वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, ये वाटर। ठीक है, वाटर की फॉर्म में ये निकल जाएगा, तो दरमियान में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब आपकी बुक पे ये पहला स्टेप उसने ये यहाँ डायरेक्ट लिखा, उसका इससे रिएक्शन करवाया, करवा के ये वाला प्रोडक्ट उसने बनाया जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ। ठीक हो गया, वो इस मैकेनिज्म में इसने यहाँ पे डाई इथाइल अमीन जो है उसको भी लिया है, वाटर को रिमूव करने के लिए कह लें, उसके डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे कुछ भी यूज किया जा सकता। अच्छा, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है, उसके बाद वो वाटर रिमूव हो गया तो डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। अब उस डबल बॉन्ड के ऊपर उसने यहाँ पहले बेस हाइड्रोलिसिस की है, तो जितना ये एस्टर था वो एसिड में बदल गया, जैसे पीछे हमने बात की है। फिर उसने उसकी एसिडिफिकेशन की है, तो वो पहले क्योंकि बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ एन सोडियम ये KOH है ना, तो के की फॉर्म में आपको मिलेगा, साल्ट मिलेगा। जब H प्लस डालेंगे तो फिर ये एसिड की फॉर्म में मिलेगा, और डायरेक्ट एसिड हाइड्रोलिसिस कर लें तो फिर COOH ही मिल जाएगा। तो पहले उसने इसकी हाइड्रोलिसिस की है, करके इसको एसिड फॉर्म में लाया, फिर जब डीकार्बोक्सिलेशन की है तो एक एसिड ग्रुप रिमूव हो गया, एक रह गया, इसको नाम दे रहे हैं क्रोटोनिक एसिड। ये क्रोटोनल्डिहाइड भी आपको याद होगा, डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट होता है एसिटल्डिहाइड की दो फॉर्म के मिलने से, उसी ये क्रोटोनिक एसिड जो है वो बना हुआ है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एक कार्बोक्सिलिक एसिड हम जनरेट कर सकते हैं इस तरह। किस तरह कि इसको यूज करेंगे मेलोनिक एस्टर को, और रिएक्शन कराएंगे किसी भी अल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास इस तरह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर
मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, कीटोन भी हो सकती है, लेकिन रिएक्टिविटी का फर्क पड़ जाएगा। आपको पता है कीटोन में जरा बल्की ग्रुप होने की वजह से कार्बोनाइल पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका ये न्यूक्लियोफाइल भी तो बड़ा सारा है ना, बड़े ग्रुप इसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आगे भी अगर वो उसके साथ दो बड़े ग्रुप लगे हुए होंगे, तो फिर इसके साथ रिएक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अल्डिहाइड के साथ कराएं या कीटोन के साथ, प्रोडक्ट तो यही आपको मिल जाएगा कि कीटोन के केस में यहाँ एच की जगह वो कार्बन जो भी ग्रुप होगा वो आ जाएगा। लेकिन अंडरस्टूड है कि लार्ज न्यूक्लियोफाइल की वजह से हमारे लिए अटैक करना थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है, एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अल्डिहाइड का रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाएगा, कीटोन्स का रिएक्शन या तो बहुत ज्यादा स्लो होगा, और हो सकता है कि बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से हो ही ना। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये उसने एग्जांपल जरूर दी है, मैं आपको इसका आइडिया भी दे देता हूँ, लेकिन असल में ये वो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की कैटेगरी की नहीं बनती, क्योंकि देखें ना इसमें जो अमाइड था ना, इसकी नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक है इसका कार्बो एस्टर की कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। देखें ना, रिंग से देख लें कि अमाइड की नाइट्रोजन के न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बोनाइल की कार्बन के ऊपर, और वहां से इथॉक्सी ग्रुप को रिमूव कर दिया। फिर दूसरी साइड वाली नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है उसके ऊपर कार्बोनाइल की कार्बन के ऊपर, ठीक होगा, और इथॉक्सी ग्रुप को रिमूव कर दिया। अच्छा, अमूमन अमाइड में अमीन तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अमाइड में चूंकि जो लोन पेयर होता है वो कार्बोनाइल की तरफ रेजोनेंस में जा रहा होता है, तो ये आसानी से अवेलेबल नहीं होते न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करने के लिए ना, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। लेकिन हमने जो बेस यूज किया, तो बेस में हमने कहा इससे H+ छीन लेते हैं तो ये NH- बन जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इस तरह इससे भी H+ ले लेंगे तो NH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ऐसे हुआ है, NH- बना के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना के कार्बोनाइल पे अटैक करवाया, तो वहां से इथॉक्सी ग्रुप जो निकलता है वो इससे निकली हुई हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एथेनॉल दोबारा रिप्रोड्यूस कर देता है। ये एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल, एक इधर से और एक ऊपर से, दोनों से मिल जाए। तो इसमें अब एक्टिव मेथिलीन वाला रोल नहीं है असल में। हाँ, यूज कंपाउंड वही हुआ है, मेलोनिक एस्टर ही यूज हुआ है, लेकिन इसमें एक्टिव मिथिलीन का की बेस पे रिएक्शन नहीं है। ये अलग से एक न्यूक्लियोफाइलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाला रिएक्शन है, जिसकी बेस पे ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरेट हुआ, जिसको बारबिट्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये आप वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जरूर रख लें, अगर वो कन्वर्जन वगैरह में सवाल पूछा जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सिमिलरली बारबिटाल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डाईथाइल डेरिवेटिव ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट विद यूरिया। ये बारबिटाल जो है वो भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न के ऊपर, कि उसके कार्बोनाइल के ऊपर इसके यूरिया के न्यूक्लियोफिल नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक दोनों साइडों से अटैक करवा के, तो वो हमारे पास बारबिटाल भी बनाया जा सकता है। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अच्छा, एक और चीज इसमें ना, कि जो आपका बारबिटाल का स्ट्रक्चर का जो फर्क है ना, वो भी आप देख लें इतना। ये लोग ना डाई इथाइल मेलोनेट है, ठीक हो गया। मतलब ये जो दो CH2 हैं, इन दो हाइड्रोजन जो हैं, इन दो हाइड्रोजन की जगह दो इथाइल ग्रुप अगर अटैच हो जाएं, और फिर जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगी ना, ये यहाँ इस कार्बन के ऊपर दो इथाइल ग्रुप आए, उसको हम बारबिटाल का नाम देते हैं। ये एक ड्रग है जो मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो डाई इथाइल यानी डेरिवेटिव अगर आप ले लेते हैं मेलोनिक एस्टर का, तो उससे अगर आप बनाते हैं तो आपके पास वो कैसे लिया जा सकता है, अगर मेलोनिक एस्टर से अगर आपको सवाल मिसाल के तौर पर आ जाए, तो आप उसमें बता सकते हैं कि भाई पहले तो इस का आप सोडियम एथोक्साइड से करके CH- बनाएंगे, उसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो एक इथाइल का ग्रुप आ जाएगा, इथाइल आयोडाइड से करवा लें। फिर दूसरी हाइड्रोजन को रिमूव करके फिर इथाइल आयोडाइड से कराएंगे, तो दो इथाइल ग्रुप यहाँ लग जाएंगे। मेलोनिक एस्टर से ही अगर स्टार्ट करें तो दो इथाइल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल से आपको रिएक्शन करवाना पड़ेगा, दो दफा सोडियम एथोक्साइड से करवा के। तो दोनों हाइड्रोजन एक दफा एक रिमूव होगी, एक इथाइल ग्रुप, फिर दूसरी हाइड्रोजन रिमूव, फिर दूसरा इथाइल ग्रुप, और फिर आप यूरिया से रिएक्शन करवाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे दो इथाइल के साथ आ जाएगा, जिसको हम बारबीटाल का नाम देंगे। ठीक हो गए। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, और ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। अब इसमें
ये क्या कैसे बना, पहले इसकी हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये अगले को एक्सप्लेन कर लूँ। तो पहले क्या होता है कि CH2 ग्रुप, ये नहीं देख ना, CH जो कार्बन थी, कार्बन ये जो माइनस बनती वो इस नाइट्रोजन के साथ आके अटैच हुई हुई, ठीक है, और ऑक्सीजन वाटर वगैरह बना के फॉर्म में निकल जाता है, और ये N डबल बॉन्ड C फॉर्म में आ जाए, कैसे वो अभी हम ड्रा करते हैं। उसके बाद आप उसकी रिडक्शन करते हैं, जिंक और HCl, रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है, जिंक और HCl का रिएक्शन है तो जिंक क्लोराइड बनता है, और नेसेंट हाइड्रोजन, अटोमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, कि जो आके रिडक्शन का काम कर सकती है। तो अटोमिक हाइड्रोजन आके इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देती है, कार्बन नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है इसको रिड्यूस करके उसको NH2, यानी दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गई हैं, और एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच होके इसको, ये OH को भी रिमूव कर दिया वाटर की फॉर्म में, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपका जो है वो, ये ऐसे समझे कि पहले एक हाइड्रोजन आके अटैच हुई कार्बन के साथ, OH और H वाटर बन के यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। और वो ट्रिपल बॉन्ड में दो और दो चार, हाँ जी, ट्रिपल बॉन्ड नहीं जनरेट हो सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो पांच नहीं होगी ना, बल्कि इसका मैकेनिज्म शुरू से ड्रा कर लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा उसको समझना। ऐसे थोड़ा जबानी जबानी ना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पहले हम लिखते हैं, आपका ये एनायन ले लिया उसी तरह आपने, ठीक है, इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, रिएक्शन आपका हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ ना, OHN, तो वहाँ हम यहाँ OH, यहाँ N है, और डबल बॉन्ड O, तो बाकी इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है, ये फॉर्म इसकी बन जाएगी। अच्छा, इसमें आप देखें ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइड ऐसे दो दो ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन जो है वो ये भी पार्शियल माइनस, ये भी पार्शियल माइनस, तो दरमियान में पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक होगा। तो उसमें फिर अटैक जो CH2 माइनस का है वो नाइट्रोजन के ऊपर ही चांस उसके ज्यादा होते हैं। तो नाइट्रोजन पे ये आके CH2 माइनस जब नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो वो माइनस बन जाएगा। अगर आप इसकी शक्ल लिखेंगे फॉर्मेट, ये नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो ये बाहर निकल के O माइनस की फॉर्म में चला जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट जो फॉर्म बनेगी, ये CH उसका आ गया, वो आके अटैच हुआ नाइट्रोजन के साथ, उसके साथ एक OH जुड़ा हुआ है और एक ये O माइनस, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक हो गया। फिर आगे नेक्स्ट फॉर्म में हम इसमें से वाटर निकाल लें, यानी ये जो हाइड्रोजन है H यहाँ से रिमूव हो जाए, और इधर आपके पास आ जाए ओ, अच्छा O माइनस है ना, वैसे एक स्टेप इसमें और बढ़ा लेते, O माइनस ने पहले यहाँ H लेना है, यानी इसने मीडियम से, एथेनॉल है ना मीडियम आपका, अगर तो एथेनॉल में से H लेके इसने OH बनना है, तो इसकी फॉर्म ये बननी जो नीचे ये लिखी ना, इसी फॉर्म में यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे OH होगा, ठीक है, OH बनेगा, फिर वो साथ वाली हाइड्रोजन लेके डबल बॉन्ड इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन होगी और यहाँ पे OH होगा, ये इसका प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ठीक है। वाटर ने यहाँ H, एथेनॉल से H लेके OH, OH और H वाटर निकल गया और ये वाली फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद फिर इसकी आपने रिडक्शन करनी है ना जिंक और HCl के साथ। अब उसमें हमारे पास रिडक्शन में पहला, वो भी दो तीन स्टेप्स में है। पहले स्टेप में तो ये होगा, यहाँ मैं शो कर ले, पहले स्टेप में ये होगा कि ये डबल बॉन्ड आपका सिंगल हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी, ठीक हो गई। नेक्स्ट स्टेप में ये OH और H इसके साथ, ये ना ये वाले, इसको मैं अगर शो करना चाहूँ तो ऐसे हम कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं, ठीक है, OH और यहाँ से ये वाली जो हाइड्रोजन है ना इसकी, बस मैंने रिप्रेजेंट वही वही चीज है कि वहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। तो अब OH और H ने वाटर बन के निकल गए, आपके पास जो अगला ही जो इसका स्ट्रक्चर जनरेट होता है वो आपका इस तरह डबल बॉन्ड के साथ जनरेट हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी जो फॉर्म बनेगी, इससे आगे वाटर निकलने की वजह से यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये दोनों OH और H जो है वाटर की फॉर्म में
निकल जाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर इसी ये रिडक्शन हमने की है, यानी यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ रिडक्शन वाली, जिंक और HCl के साथ जो उसने लिखी थी ना रिडक्शन, वो ये थी पहले स्टेप में, यानी डबल बॉन्ड के HH दिया तो ये वाटर बन के निकल गया, फिर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, फिर उसको उसने रिडक्शन जो जिंक और HCl का कॉम्बिनेशन है वो फिर उसकी रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है और इस डबल बॉन्ड को फिर सिंगल बना देता है। तो नेक्स्ट जो फॉर्म आपके पास आती है उसकी, ये आप सिंगल फॉर्म के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ आ जाएगा जो उसने वहां शो किया हुआ था। ठीक है, NH2CH और दो एस्टर। अब आप देखें ना यहाँ पे भी NH2CH और दो एस्टर के मॉलिक्यूल ये ऐसे इसने शो किए हुए थे। ठीक हो गए। उसके बाद फिर उसको रिएक्शन करवाया एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ठीक हो गए। तो एसिटाइल क्लोराइड, अब क्योंकि हमने अमाइनो एसिड बनाना है ना, ठीक है, एसिड भी यहाँ मौजूद है और अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है, लेकिन अब हमने चूंकि आगे करनी है इसकी हेडोलिसिस। ठीक है, इसकी ना एस्टर की यानी हमने करनी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते हैं बेस कैटालाइज जैसे बेस की मौजूदगी में करते हैं या एसिड की मौजूदगी में करते हैं। ठीक हो गए। तो ये अमाइनो ग्रुप जो था ना वो अब आपको पता है एसिड को, अगर एसिड कैटालाइज करता हूँ तो एसिड को टेक करके तो प्रोटोनेट होता रहेगा, हो जाएगा ना H3, NH3+ हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको पहले मैंने बदल दिया अमाइड में। ठीक है, अमाइड आपने पढ़ा होगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप ना, कि हम जो ऐसे एक ही जगह पे दो फंक्शनल ग्रुप्स हों और एक जो है वो एक ही रिएक्शन रिएक्शन में करवाना चाहता हूँ एक से दूसरे से नहीं, तो जिससे नहीं कराना उसको पहले प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसको ऐसे रीजेंट के साथ अटैच कर लेते हैं कि जो नई शक्ल है वो उस जो रिएक्शन मैंने करवाना था उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करती, और बाद में रिएक्शन करवाने के बाद फिर उसको मैं वापस उस ग्रुप को पुरानी हालत में भी ले आता हूँ। तो यहाँ इसने ऐसे ही किया है, एसिड हैलाइड से रिएक्शन करवाया तो NH2 के लोन पेयर ने इस कार्बोनाइल पे अटैक करके एसिटामाइड बना दिया और यहाँ से H और Cl निकल के HCl अलग हो गए। तो ये CH3C डबल बॉन्ड O NH ये वाली फॉर्म आ गई, और CHC OO ET ट्वाइस वो बाकी वैसे ही मौजूद है। ठीक होगा। फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की है, बेस हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में ये एसिड में कन्वर्ट हो गया और अमाइड भी हमारा हाइड्रोलाइज होके वो NH2 में बदल जाता है। ठीक हो गया। और एसिड जब आपने ऐड करते हैं तो एसिड की मौजूदगी में वो हमें जो है वो अगर बेस की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस की है तो साल्ट मिलेगा, उसको एसिड में बदलने के लिए एसिड से फिर आप जब हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगी, दो ग्रुप में से एक ग्रुप आपके पास रह जाएगा, तो ये एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन की फॉर्म में आपके पास मिल जाता है। ठीक हो गई। तो इस तरह यानी इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कशन होगी। अब इसमें भी आपने मेलोनिक एस्टर के ये जो पांच छह हमने रिएक्शन मुख्तलिफ टाइप्स के पढ़े हैं, तो इसके भी आप एक फ्लो चार्ट बना लें कि मैंने बेसिक तो मैंने आपको बताया वही था हमारा कि भाई आपने इसका न्यूक्लियोफाइल बनाना है और न्यूक्लियोफाइल को किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से अटैक करेंगे, तो जैसे R अल्काइल से करेंगे तो अल्काइल ग्रुप आके इसके साथ जुड़ जाएगा, और फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करके इसमें से दो ग्रुप में से एक ग्रुप रख लेंगे एसिड की फॉर्म में हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन के जरिए। ठीक हो गए। तो एसिड की फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। अब एसिड से आगे भी वो आपसे पूछ सकते हैं, उसका मैंने आपको बताया। अब एसिड के रिएक्शन का भी एक चार्ट बना लें कि किस किस के साथ वो रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते, ताकि सिंथेसिस में आपके लिए आसानी रहे। ठीक हो गई। तो मेन तो यही था। अब इलेक्ट्रोफाइल ये जैसे यहाँ RX लेंगे तो और प्रोडक्ट है, यहाँ भी RX वही कैटेगरी थी, लेकिन यहाँ ये से ना R के दो दो दफा रिएक्शन करवा के दो अल्काइल ग्रुप लगा लिए, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये आपका इथाइल क्लोरो एसीटेट हमने अभी बात की कि वो भी एक अल्काइल हैलाइड टाइप ही था कि क्लोरो ग्रुप CH2 के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उस अल्काइल ग्रुप की शक्ल जरा डिफरेंट है। उसके साथ एक और एस्टर की फंक्शनैलिटी मौजूद है, तो वो मेरे रिजल्टिंग प्रोडक्ट में वो भी शामिल हो जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें हमने जो रिएक्शन करवाया है तो वो आपका अल्डिहाइड यानी के साथ रिएक्शन करवाया है, तो वो अल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन होके तो वो हमारे पास एक इनोलेट आयन जो आपका हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कह लें या एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड जो है वो कैटेगरी जनरेट हो जाती है। ठीक हो गई। फिर इसी तरह ये इसमें तो वो एक्टिव मिथिलीन शामिल नहीं थी, इसमें तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक था डायरेक्ट इस कार्बोनाइल पे और इस NH के इस कार्बोनाइल के ऊपर। तो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में आप देखें यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक नाइट्रोजन लेके आए हैं,
तो अमाइनो एसिड बनाना था ना, तो एसिड तो ये दे देगा, एंड तक हमें पता है हाइड्रोलिसिस वगैरह करके हमें एक COOH यहाँ से मिल जाना है। अब साथ अमाइनो ग्रुप अटैच करना था, उसके लिए नाइट्रोजन का आना जरूरी था, तो उसके लिए इसने नाइट्रस एसिड ले लिया कि नाइट्रस एसिड पे ये CH2, ये CH- जब अटैक करेगा तो एक नाइट्रोजन अटैच हो जाएगी, फिर उसकी रिडक्शन वगैरह करके उसको हम अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे और अमाइनो एसिड भी इससे हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह यानी आप इसका भी एक चार्ट बना लें ताकि आपको स्टेप्स बताने में आसानी रहे, रिएक्शन वगैरह की, और वो सिंथेसिस। अलग अलग सवाल पूछा जाए तो वो तो अलग अलग हम बता लेते हैं, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत आपको होगी इस सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो है वो कन्वर्जन के या सिंथेसिस के होते हैं, तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ता है कि ये कौन से रीजन सिलेक्शन कराऊं तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा। और उसमें भी ये चीज भी जहन में रखनी चाहिए आपको कि हर रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होने वाला होता, कई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपकी केमिस्ट्री आपको हेल्प करेगी कि मैंने पहले क्या चीज़ बनानी है, उसके बाद फिर मुझे क्या क्या बनाना है, फिर यहाँ तक मैं पहुंचूंगा। तो ये वाला काफी आपके लिए प्रैक्टिस की इसकी जरूरत है।